नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उनके मन में कुश्ती महासंघ को लेकर कई सवाल हैं, नाराजगी है और जुबा पर आरोपों की लंबी लिस्ट है। उन्होंने महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सबसे संगीन यौन शोषण का आरोप है। हालांकि महासंघ के अध्यक्ष इन सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। इस सब के बीच खिलाड़ी और महासंघ की लड़ाई में अब हरियाणा की खाप पंचायत भी खुद पड़ी है। दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उनकी तरफ से एक बार फिर एलजी सक्सेना पर निशाना साधा गया। उन्होंने दिल्ली की खराब होती कानून व्यवस्था के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जोर देकर कहा गया कि दिल्ली में अगर महिला आयोग अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो बाकी का क्या होगा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया। गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए कि महिला आयोग अध्यक्ष भी असुरक्षित नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा। साथ में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ है उन्हें भी रद्द की ही माना जाएगा। ऐसे भी गाड़ी रजिस्टर के स्क्रैप सेंटर द्वारा डिस्पोज करनी होगी। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान के पास सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होगी। हालांकि इनमें सेना के वाहन शामिल नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई। परेड से लेकर राजधानी की सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होगा। गणतंत्र दिवस के समारोह में 23 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 17 और विभिन्न मंत्रालय विभाग से 6 और देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाएगी, जो औपचारिक परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर चलेगी। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना दे रही पहलवानों ने गुरुवार को एक बार फिर खेल महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। महिला पहलवान विनेश फोगाट लगातार दूसरे दिन नाराज और भावुक देखी गई। उन्होंने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की सफाई पर सीधे घेरा और कहा, बृजभूषण शरण सिंह ने हिम्मत है तो सामने आ और 2 मिनट बैठकर बात कर लें। वो सामने नहीं बैठ पाएंगे। हमारे पास यहाँ ऐसी पीड़िताएं हैं जिनका शोषण हुआ है और वो सबूत के साथ बैठी है। विनेश ने यहाँ तक कह दिया है कि कार्रवाई नहीं हुई तो 4 से 5 महिला पहलवान मामले पर FIR दर्ज कराएंगी। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोप शंकर मिश्रा पर 4 महीने का बैन लगा दिया गया है। एयर इंडिया के CEO स्तर की इंटरनल बैठक में यह फैसला लिया गया। DGCA का कहना है कि एयर इंडिया ने शंकर मिश्रा पर 4 महीने का बैन लगाया। अन्य एयरलाइंस भी मिश्रा पर इसी तरह का बैन लगा सकते हैं। इससे पहले एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों तक का बैन लगाया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बुधवार को खम में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली और केरल के मुख्यमंत्री समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। इसके बाद से सियासी गलियारों में तीसरे मोर्चे की नींव रखने की चर्चा शुरू हो गई। इस बैठक में आने का न्योता नहीं मिलने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में व्यवस्थाओं के कारण वह अपने तेलंगाना समक्ष के चंद्रशेखर राव द्वारा आयोजित विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने नहीं जा सकते थे, भले उन्हें आमंत्रित किया जाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक का दौरा किया। कर्नाटक में आने वाले समय में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है और इसके अलावा बंजारा समुदाय की एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1994 की विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आया था और मुझे यह याद कर खुशी है कि बंजारा परिवार के लाखों सदस्य मुझे आशीर्वाद देने आए थे। एक पार्टी जिसने इस राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन किया, उसने केवल वोट बैंक बनाने पर ध्यान दिया और इन परिवारों के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। चुनाव में फ्री स्कीम यानी रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संवैधानिक बेंच को फ्री स्कीम की परिभाषा तय करनी है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त वादों की घोषणाएं लगातार की जा रही। चुनाव में इसका फायदा भी मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में सरकार बनने पर महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग पर हमला बोला था, जिसके बाद मायावती के हमले का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अदालत के फैसलों चुनाव कानून का हवाला दिया। इसके साथ ही उन्होंने कविता का भी सहारा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ईवीएम ने सभी दलों को जीत दिलाई है, यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्होंने इसके इस्तेमाल का चुनौती दी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शायरी सुनाते हुए कहा कि अगर ईवीएम बोल सकती तो वह कहेगी जिसने तेरे सर पर हिम्मत रखी है और मैंने उस पर भी घर की लाज रखी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के एक निलंबित कार्यकर्ता के खिलाफ उसकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए मानहानि का केस दायर किया। अधिकारियों ने जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल रवि ने डीएमके कार्यकर्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ चेन्नई की कोर्ट में यह केस दायर किया है। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री की बेटी और मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने यूपी सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा है कि किसी आरोपी को अंतकाल के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1962 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए मरीजों की संख्या को और यहाँ पे भारत में अब तक 4.46 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश का संक्रमण अब तक 5,30,728 लोगों की जान चली गई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में था। गनीमत है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को लोगों को शीतलहर से थोड़ा राहत मिला है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी कि अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बना रहा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को मांग की है कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट के माइक्रोचिप की फ्री बैलेट बॉक्स में रखा जाए। साथ ही चुनाव के परिणाम केवल वीवीपीएटी के आधार पर घोषित किए जाए। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी मुख्य मांग यही है कि जिस बॉक्स में मतदाता वीवीपैट डालते हैं उसी में कोई माइक्रोचिप नहीं होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के इसी हफ्ते जारी मसौदा प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार फेक चिन्हित किसी भी सूचना को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं देगी। इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। मसौदे के मुताबिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या सरकार द्वारा तथ्यों की जाँच के लिए अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी या सरकार किसी विभाग द्वारा फर्जी चिन्हित या गलत चिन्हित किसी भी सूचना को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार से घोषणा की है कि परियोजना का नाम मेधाश्री है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई पहुंचे। अपने मुंबई दौरे में पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2A और 7 रूट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर 20 आपका दवाखाना का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा 7 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुंबई की सड़कों में गड्ढे की एक बड़ी समस्या है। पीएम मोदी ने 400 किलोमीटर की सड़कों के कंक्रीटीकरण की योजना का भी उद्घाटन किया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गुरुवार को आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाई कोर्ट ने रामपुर की जिला जज और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने दोनों के जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। बता दें कि आजम खान ने रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रहे 6 मुकदमों की सुनवाई किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। गूगल को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टेक दिग्गज पर 1,337,076 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के आदेश पर रोक लगाने से भी मना कर दिए हैं। गुजरात दंगों पर आई BBC की डॉक्यूमेंट्री का विवाद अब ब्रिटिश संसद तक पहुंच गया है। पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन ने संसद में इसका मुद्दा उठाया, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समक्ष नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि वो अपने भारतीय समक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। सुनक ने डॉक्यूमेंट्री पर हुसैन के सवाल का करारा जवाब दिया।
शादी के सीजन में 2 दिन सोने की कीमत में लगातार गिरावट होने के बाद सोना एक बार फिर महंगा हो गया है। वह सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के उचित स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी के साथ चांदी के दाम में भी गिरावट हुई। दोनों के दामों की तुलना करें तो बाजार में सोना और चांदी का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना फरवरी के लिए मैच होने वाला सोना वायदा MCX पर 154 रुपये 0.26% की मामूली वृद्धि दर्ज के बाद 56,440 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है। कैनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने का अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब कैनरा बैंक में FD कराने पर 3.25 से लेकर 7.15 तक का ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि नई ब्याज दरों का अनुसार अगर आप अपने कैनरा बैंक में 1 साल के लिए FD कराते हैं तो आपको सालाना 6.75 की दर से ब्याज मिलेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की चालू खरीफ सीजन में अब तक की सभी वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। राज्य में समर्थन मूल्य अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले कुछ वर्ष 2021 से 22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 चलेगी। आपको बता दें कि इस तरह धान खरीदी का यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने और GIS 23 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए CM योगी की टीम 3 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर गुरुवार सुबह पहुंच गई, जहां बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग और रोड शो में भाग लेगी। योगी की टीम अहमदाबाद ने गुरुवार को द क्राउन प्लाजा होटल में टोरेंट फार्मा प्लांट फैसिलिटी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।